हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की अपन चर्चा करेंगे। तो अपनी हेडिंग क्या होगी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग क्या दिए थे, एक्सपेरिमेंट दिए थे, उसी के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे किसी हाइड्रोजन के लिए कौन कौन से स्पेक्ट्रम है डिफाइन होंगे। तो सबसे पहले बात आती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन एक तरीके का क्या होता है? एटम होता है। हाइड्रोजन एक तरीके का क्या है? एटम। इसका मतलब क्या हुआ? अपन जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात करेंगे? एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। किसी एलिमेंट के एटॉमिक स्पेक्ट्रा, किसी एटम के एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। तो देखना इसका बेसिकली डिफरेंस क्या होता है इसमें। तो मैंने कहा किसी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की अपन चर्चा करेंगे। तो अपन ने बोला था एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? दो तरीके का बोला जाता है। एक तो इमिशन स्पेक्ट्रा, एक तो इमिशन स्पेक्ट्रा जिसमें किसी आयन मॉलिक्यूल या एटम के द्वारा क्या होता हो, कोई एनर्जी, या अगर मैं लाइट की बात करूं, लाइट का क्या होता हो? एमिशन होता हो। तो लाइट के एमिशन के कारण कौन सा होता है? एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ? ऐसा स्पेक्ट्रम जो क्या होता हो, लाइट के एब्जॉर्प्शन के कारण मिलता हो, लाइट के एब्जॉर्प्शन के कारण मिलता हो, वो स्पेक्ट्रा क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। मैंने बोला था कि अगर अपन जनरली किसी एटॉमिक स्पेक्ट्रम की अगर बात की जाती है तो वो स्पेक्ट्रम कौन सा होता है? जनरली इमिशन स्पेक्ट्रा काम में लिया जाता है। किसी एलिमेंट का जनरली जो स्पेक्ट्रम लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है? इमिशन स्पेक्ट्रा काम में लिया जाता है कंपैरेटिवली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्यों लिया जाता है इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो अभी इतने ध्यान में रखना है, किसी एलिमेंट या एटम का जो स्पेक्ट्रम जनरली लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है? इमिशन स्पेक्ट्रा। तो हाइड्रोजन एटम की अपन सबसे पहले बात करेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा से रिलेटेड। तो देखना, जो हाइड्रोजन एटम है इसका जो इमिशन स्पेक्ट्रम जनरली कौन सा लिया जाता है? किसी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रा। तो हाइड्रोजन एटम के इमिशन स्पेक्ट्रा से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट, जैसे साइंटिस्ट में सबसे पहले इसने बात की थी लाइमन ने। साइंटिस्ट लाइमन था, उसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम पर। उसके बाद साइंटिस्ट आया था बाल्मर, उसके बाद पास्चन, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद पिफंड, उसके बाद हम्प्रीज। इस तरीके से साइंटिस्ट आए थे वन बाय वन। उन्होंने क्या किया? इस हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ बातें बोली थी। क्या कहा इन लोगों ने? तो सबसे पहले इसका व्यू देख लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट इसकी बातें करते हैं। तो देखिएगा, तो मैंने कहा किसी एलिमेंट या एटम का स्पेक्ट्रम जनरली लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है? इमिशन स्पेक्ट्रा लिया जाता है। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? किसी एटम मॉलिक्यूल्स या आयन को सबसे पहले क्या किया जाता है? एक्साइटमेंट किया जाता है। उसके बाद इसमें से क्या होगा? लाइट का इमिशन होगा, लाइट इमिटेड होगी। तो इसके बाद जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कौन सा कहलाता है? इमिशन स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया था, सबसे पहले साइंटिस्ट कौन सा आया था? लाइमन। उसके बाद साइंटिस्ट आया था बाल्मर। उसके बाद आया था पास्चन। इसके बाद आया था ब्रैकेट। इसके बाद साइंटिस्ट आया था पिफन। एक साइंटिस्ट था हम्प्री। ये साइंटिस्ट थे जिसने किसके बारे में बताया था? हाइड्रोजन से रिलेटेड स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था वो कौन सा था? लाइमन ने सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। उसके बाद इसके लाइमन के एक्सपेरिमेंट जो कमियां थी उसको मॉडिफाइड किसने किया? अलग अलग साइंटिस्ट, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पिफंड और हम्प्री। इन सभी ने मिलकर क्या दिया? हाइड्रोजन का कंप्लीट स्पेक्ट्रम दिया। तो देखना, साइंटिस्ट के इनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था वो कैसा था, उसका मैं थोड़ा व्यू बता देता हूं। तो देखिएगा, देखिएगा इनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्या बता रहा हूँ? हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा।
तो जनरली किसी एटम का जो स्पेक्ट्रम लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है, इमिशन स्पेक्ट्रा, जिसके अंदर अपने को क्या करना होता है, किसी आयन या मॉलिक्यूल या एटम को सबसे पहले हाई एनर्जी लेवल्स में एनर्जी ऑब्जर्व करा के भेजना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसको एक्साइटमेंट करवाना होता है उसका, उसके बाद जो एनर्जी या लाइट क्या होगी, इमिट होगी, जिसके कारण स्पेक्ट्रम मिलेगा, वो क्या कहलाएगा, इमिशन स्पेक्ट्रा कहलाएगा। तो देखना इनके अकॉर्डिंग सबसे पहले इनको क्या किया गया, किसी आयन या एटम को एक्साइटमेंट किया गया, उसके बाद वो हाई एनर्जी लेवल्स में चला गया, अपनी बात हो गई थी। कोई एटम आयन या मॉलिक्यूल अपनी लोअर एनर्जी लेवल से, लो एनर्जी लेवल से कहाँ चला जाता है, हाई एनर्जी लेवल्स में चला जाता है। एनर्जी यहाँ पे क्या है, ज्यादा। लेवल साइज सेल कौन सा भी हो जिसमें एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ के लिए जो एटम आयन या मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल होगा तो यहाँ पे ज्यादा समय के लिए नहीं रुकेगा, तो ये क्या करेगा, वापस अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहेगा। जब लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो इसमें क्या होता है, लाइट का इमिशन होता है, और यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कौन सा होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। तो देखना हाई एनर्जी लेवल से कहाँ आ रहा है, लोअर एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन एटम या मॉलिक्यूल का अपना लोअर एनर्जी लेवल्स में आना, जिसके कारण जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो क्या कहलाता है, इमिशन स्पेक्ट्रा। एक अपन ने बात बोली थी, इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम ज्यादा सुटेबल होता है किससे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से। क्यों होता है, क्योंकि एक तरीके का क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ, ऐसा इमिशन स्पेक्ट्रम जिसके अंदर क्या मिलती हो, लाइंस मिलती हो। तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अपनी बेसिक डिफरेंस क्या पढ़ा था, जो लाइंस एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रा, इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइन से किसी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में एब्सेंट थी वो अपने को कहाँ मिलेगी, इमिशन स्पेक्ट्रा में देखने को मिलेगी। तो देखना ध्यान से, इन साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्या क्या बोला। अगर इन्होंने कहा, अगर इसको मैं N1 मान लेता हूँ, N1 सेल, N2 सेल, N3 सेल, ये एनर्जी का क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे जैसे सेल बढ़ेगा एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखना इन्होंने क्या कहा, लाइमन सबसे पहले साइंटिस्ट कौन सा था, लाइमन साइंटिस्ट ने क्या बताया कि अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल या आयन अपनी एनर्जी को इमिट करता हुआ हाई एनर्जी लेवल से कहाँ आता है, फर्स्ट सेल में आता है। कहाँ आता है, फर्स्ट सेल। n=1 इसका मतलब फर्स्ट सेल में आता है। तो वो कौन सा सीरीज, जो स्पेक्ट्रम होगा इमिशन स्पेक्ट्रा, उसकी लाइन क्या होगी, लाइमन सीरीज लाइन होगी। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग नाम रख दिया गया था। लाइमन ने इसके बारे में बताया कि कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से किसी भी हाई एनर्जी लेवल, फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, लोअर एनर्जी लेवल, इसके अलावा एनर्जी जितनी भी होगी उनकी एनर्जी क्या होगी, हाई एनर्जी लेवल से। तो किसी भी हाई एनर्जी लेवल से n=1 लोअर एनर्जी लेवल, इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेल 1 में अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से आ रहा है तो इसका मतलब इसको क्या बोला जाएगा, लाइमन सीरीज लाइनें बोली जाएगी, जो कहां दिखेगी, अपने को इमिशन स्पेक्ट्रम में दिखेगी। तो देखना हाई एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या हुआ, एक तो सेकंड एनर्जी, इसके कंपैरेटिवली सेकंड हो गया, या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या बताई इसने, लाइमन ने, कि या इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाए, थर्ड सेल से फर्स्ट में आ जाए, या फोर्थ से क्या आ सकता है, फर्स्ट में आ सकता है, या फिफ्थ से भी कहां आ सकता है, फर्स्ट में, या सिक्स से। हाई एनर्जी लेवल से बोला था इसने, किसी हाई एनर्जी लेवल से अगर n=1 फर्स्ट सेल में आता है तो इसका मतलब क्या बोला जाता है, उसको लाइमन सीरीज लाइन बोला जाता है। लाइमन के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसने किसने बताया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था वो लाइमन ने किया था। अब बात आती है, लाइमन के बाद जो साइंटिस्ट आया था वो था बाल्मर। बाल्मर ने क्या बताया कि अगर ये इसका जो मॉडिफाइड फॉर्म था किसका, इससे लाइमन का जो एक्सपेरिमेंट था, उसके बाद बाल्मर ने बताया कि अपन क्या करते हैं, इसमें थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं, कि अगर इसने अगर फर्स्ट सेल बता दिया तो अपन क्या करते हैं, सेकंड सेल बता देते हैं। अब इसने कहा हाई एनर्जी लेवल से अगर कोई इलेक्ट्रॉन एटम या मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी या क्या करता है, लाइट का इमिशन करता है, तो वो कहाँ आ जाता है, उसके बाद या तो वो सेकंड सेल में आए, हाई एनर्जी लेवल से कहाँ जाए, सेकंड लेवल में अगर आता है, सेकंड सेल में अगर आता है, तो वो लाइंस जो कहलाती हैं, वो लाइंस कौन सी होगी, बाल्मर सीरीज की लाइन होगी। इमिशन स्पेक्ट्रम में कौन सी सीरीज में लाइन दिखेगी, बाल्मर सीरीज की लाइनें इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होंगी, रिप्रेजेंट होंगी। तो देखना हाई एनर्जी लेवल से कहाँ जा रहे हैं ये एटम आयन या मॉलिक्यूल,
सेकंड सेल में। तो ये किसने बताया था? ये बताया था बामन ने। तो ये तो फर्स्ट वाला तो फर्स्ट में आता है, इसने किसके बारे में बताया था? लाइमन सीरीज। ये कौन सी सीरीज है? लाइमन सीरीज, लाइन। और ये कौन सी थी? बामर सीरीज। इस सीरीज में जितनी भी लाइंस आएगी, स्पेक्ट्रम में जो लाइंस रिप्रेजेंट होगी वो अपने को दिखाई देगी। वो कौन सी होगी? बामन सीरीज की लाइनें अपने को शो होंगी। तो अब देखना, लाइमन हो गया, उसके बाद बामर हो गया, उसके बाद कौन सा साइंटिस्ट आया था? पास्चन साइंटिस्ट आया था, जिसने क्या बताया? हाई एनर्जी लेवल से अगर किसी एटम या आयन या मॉलिक्यूल का वापस किसी थर्ड सेल में अगर आना होता है, थर्ड सेल में आएगा हाई एनर्जी लेवल से, तो वो क्या कहलाएगा? पास्चन सीरीज लाइंस। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? पास्चन सीरीज। उसके बाद साइंटिस्ट आया था ब्रैकेट। ब्रैकेट साइंटिस्ट था, जिसने क्या बताया? पास्चन के बाद इसमें मॉडिफाइड किया। उसने क्या बताया कि ये सभी ऐसे 1 सेल अगर काउंट कर रहे हैं तो अपन क्या कर देते हैं? अब फोर्थ सेल की बात कर देते हैं। तो किसी हाई एनर्जी लेवल से अगर फोर्थ सेल में क्या आता है? कोई आयन या मॉलिक्यूल क्या करता है? अगर यहाँ से लाइट का क्या करता है? इमिशन करता है। इमिशन स्पेक्ट्रम में जो लाइन मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज हो गई। तो हाई एनर्जी लेवल से अगर फोर्थ सेल में क्या आता है? कोई आयन या एटम या मॉलिक्यूल आता है, कोई इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ पे क्या करके लाइट का इमिशन करते हैं। तो जो इमिशन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस मिलेगी वो कौन सी सीरीज की होंगी? ब्रैकेट सीरीज की। इनके साइंटिस्ट के नाम के आधार पर इनको रख दिया था। तो पास्चन हो गया, ब्रैकेट हो गया। उसके बाद साइंटिस्ट कौन सा आया था? टिफंड। टिफंड ने क्या बताया कि किसी हाई एनर्जी लेवल से अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? n=5, फिफ्थ सेल में आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जो स्पेक्ट्रम में जो लाइन रिप्रेजेंट होगी वो कौन सी लाइन होगी? टिफंड सीरीज की लाइन होगी। टिफंड सीरीज की लाइन से होंगी। इसके बाद साइंटिस्ट था हम्फ्री। हम्फ्री ने क्या बताया? किसी हाई एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए? सिक्स्थ सेल में आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ? जो इमिशन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस मिलेगी वो कौन सी होगी? हम्फ्री सीरीज की लाइन होगी। हम्फ्री सीरीज की लाइन होगी। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बातें बोली कि अगर फर्स्ट सेल में कोई इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है, अगर तो उसी इमिशन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस दिखेगी अपने को वो कौन सी होगी? लाइमन सीरीज की लाइन होगी। और बामर ने बताया सेकंड सेल के लिए, पास्चन ने थर्ड सेल के लिए, ब्रैकेट ने फोर्थ सेल के लिए, टिफंड ने फिफ्थ सेल के लिए, हम्फ्री ने क्या बताया? सिक्स सेल के लिए। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी बात कही थी, जिसके अकॉर्डिंग ये हाइड्रोजन का क्या हो गया? इमिशन स्पेक्ट्रम में रिप्रेजेंट कर दिया, जिसमें सभी तरीके की लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है। और क्या कहा इसने? जो लाइमन सीरीज है, जो लाइमन सीरीज है, ये जो लाइमन सीरीज ये कौन सी रेंज में आता है? जो लाइमन सीरीज होता है इसकी जो लाइन स्पेक्ट्रम में दिखती है वो कौन से रीजन में आता है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में, यूवी रीजन में आता है। अल्ट्रा वायलेट जिसकी क्या होती है? फिक्स वेवलेंथ होती है। तो ध्यान रखना, लाइमन सीरीज किस रीजन में आती है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है। और जो बामर सीरीज है, बामर सीरीज किसके अंदर आती है? विजिबल स्पेक्ट्रा के अंदर आता है, विजिबल रीजन के अंदर आता है। इसकी वेवलेंथ भी क्या होती है? फिक्स होती है। इनको ध्यान में रखना कि लाइमन सीरीज किस में आती है? अल्ट्रावायलेट रेंज में, अल्ट्रावायलेट रीजन में। उसके बाद बामर की अगर मैं बात करूं तो ये किस में आती है? विजिबल रीजन में। पास्चन की अगर बात की जाए तो ये किस में आती है? इंफ्रारेड, अवरक्त तरंग, इंफ्रारेड रीजन में आती है। ब्रैकेट भी किस में आती है? इंफ्रारेड में आती है। टिफंड भी किस में आती है? इंफ्रारेड में। और ये भी इंफ्रारेड में आती है। तो ये तीनों कहाँ पे आती है? इंफ्रारेड रीजन में। और ये कहाँ पे आती है? विजिबल में। और ये लाइमन का अल्ट्रावायलेट रीजन में। ये रीजन इनका क्या होती है? वेवलेंथ फिक्स होती है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन पे कैसे पूछे जाते हैं उसकी मैं बात करूंगा। अभी तो अपने को इतना ही ध्यान में रखना है कि लाइमन सीरीज किसके अंदर रीजन में आती है? अल्ट्रावायलेट। बामर किस में आती है? विजिबल में। पास्चन किस में आती है? पास्चन, ब्रैकेट और टिफंड किस में आती हैं? IR या इंफ्रारेड रीजन में। तो इसको आप इस हाइड्रोजन एटम के इमिशन स्पेक्ट्रा को आप पहले लिख लें, उसके बाद अपन इसके आगे की बातें और करेंगे।
चलिए अब हम बात करते हैं। ये तो बात हो गई इमिशन स्पेक्ट्रम की कि जनरली किसी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो वो कौन सा लिया जाता है, इमिशन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का जनरली कौन सा लिया जाएगा, इमिशन स्पेक्ट्रम, जिसमें सभी तरीके की लाइन से प्रेजेंट होगी। अब बात आती है कि सर इमिशन स्पेक्ट्रम ले लिया, अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ले ले तो क्या होगा। इमिशन स्पेक्ट्रम तो ले लिया, अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ले ले तो इसमें क्या दिक्कत थी। तो देखना मैं बात कर रहा हूँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे कि दिक्कत कहाँ आ रही थी। देखना तो इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नहीं मिलती वो कहाँ मिलती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज को ध्यान में रखना। जो लाइंस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिस हो रही थी वो अपने को कहाँ मिलेगी, इमिशन स्पेक्ट्रम में मिलेगी ही मिलेगी। तो देखना क्या बोला जाता है कि अगर इमिशन स्पेक्ट्रम की जगह क्या ले लिया जाए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम काम में ले लिया जाए। देखना एक तो इमिशन स्पेक्ट्रम, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या कहा अपन ने कि ये जो अलग अलग साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या कहा, अगर फर्स्ट सेल में आता है 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्होंने बोला अगर फर्स्ट सेल में आता है तो लाइमन ने अपनी बात बोल दी, लाइमन ने अपनी बातें कंप्लीट कर दी। अगर सेकंड सेल में आता है तो बामर ने अपनी बात कंप्लीट कर दी। इसी तरीके से अगर थर्ड में आता है तो किसने अपनी बात कंप्लीट करी, पास्टन ने अपनी बात कंप्लीट कर दी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किस में आता है, फोर्थ सेल में आता है, फोर्थ सेल में आता है तो ब्रैकेट ने अपनी बातें बोल दी। अगर ये फिफ्थ में आता है तो पिफंड ने अपनी बातें कंप्लीट कर दी। तो देखना इसके अकॉर्डिंग ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, इमिशन स्पेक्ट्रम, इसमें सभी तरीके की लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है, सभी तरीके की लाइंस देखने को मिलती हैं। तो अगर इस इमिशन स्पेक्ट्रम की जगह अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, तो सबसे पहले जो इस पे एक्सपेरिमेंट किया था वो साइंटिस्ट था कौन सा, लाइमन। सबसे पहले इस पर किसने किया था एक्सपेरिमेंट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर किसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, लाइमन ने एक्सपेरिमेंट किया। तो लाइमन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, देखना लाइमन ने क्या बोला, ये एक तरीके का क्या है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसका मतलब क्या हुआ, कोई मैटर जिसमें मॉलिक्यूल आयन या एटम क्या करेगा, कोई एनर्जी को या लाइट सोर्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद जो कुछ रेडिएशन वेवलेंथ क्या हो जाती है, मिसिंग हो जाती है। मिसिंग होने के बाद कुछ वेवलेंथ क्या हो जाती है, मिस हो जाती है, जिसको प्रिज्म से गुजारने से जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कौन सा होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो देखना एब्जॉर्प्शन का मतलब किसी आयन एटम या मॉलिक्यूल के द्वारा क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी या वेवलेंथ को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल्स में जाएगा। हाई एनर्जी लेवल्स में जाता है तो सबसे पहले किसने बताया, लाइमन ने इसके बारे में बताया। तो इसने क्या बताया कि ये जो n = फर्स्ट सेल है, इसका मतलब क्या बोला इसने कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सिर्फ लाइमन सीरीज की क्या मिलती हैं, लाइन देखने को मिलती है, बाकी सभी लाइंस क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, किसी हाइड्रोजन का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, किसी एलिमेंट का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है उसमें सिर्फ लाइमन सीरीज की क्या देखने को मिलती हैं, लाइंस देखने मिलती हैं। बाकी जो लाइंस होती हैं इसमें ब्रैकेट, फुंड, पास्चन, ये जो लाइंस थी बामर, इस तरीके की लाइंस क्या होती है, यहाँ पे अदर्स लाइंस क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। यहाँ पे क्या होती है, अदर लाइन से एब्सेंट होती हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सिर्फ क्या मिलेगी अपने को, इस ये जो लाइमन सीरीज की जो लाइंस है वो देखने को मिलती है, बाकी लाइंस अपने को देखने को नहीं मिलती। तो मैंने बात बोली थी इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बेसिकली डिफरेंस क्या हो गया, भाई जो लाइंस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एब्सेंट थी, जो लाइन से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एब्सेंट थी वो अपने को कहाँ मिल रही है, इमिशन स्पेक्ट्रम में मिलेगी ही मिलेगी। तो देखना यहाँ पे जो इमिशन स्पेक्ट्रम इसलिए अपना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, एब्जॉर्प्शन है तो हाई एनर्जी स्टेट में जा रहा है। ये तो बेसिकली डिफरेंस हो गया। अब मैं बात करूँ इसमें, ये तो कौन सी सीरीज है, n=1 में अगर आता है तो लाइमन सीरीज की लाइंस मिल रही है। मैंने कहा जो लाइंस यहाँ पे एब्सेंट थी इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वो इमिशन स्पेक्ट्रम में देखने को मिलेगी। तो किसी स्पेक्ट्रम की इंटेंसिटी जितनी अच्छी होगी वो स्पेक्ट्रम उतना ही अच्छा होगा। तो किसी एलिमेंट का
अगर स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो अपने को कौन सा काम में लेना है, एमिशन स्पेक्ट्रम काम में लेना है कंपैरेटिवली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पे सभी तरीके की लाइंस देखने को नहीं मिलेगी। तो स्पेक्ट्रम की इंटेंसिटी भी अच्छी होनी चाहिए, सभी लाइंस रिप्रेजेंट होनी चाहिए। किसी स्पेक्ट्रम में सभी लाइंस आती है, इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी प्रॉपर आ रही है, तो इसका मतलब किसी एलिमेंट का जो जनरली जो काम में लिया जाता है स्पेक्ट्रम, वो कौन सा लिया जाता है, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये बेसिकली डिफरेंस हो गया। मैंने बताया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगर काम में लेंगे तो सिर्फ ये जो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज की क्या होगी, लाइंस मिलेंगी, बाकी लाइंस यहाँ पे क्या होंगी, एब्सेंट होगी। तो ये बेसिकली डिफरेंस होगा, इसको आप उतार लें। चलिए अब हम बात करते हैं। अब ये स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि सर आपने बताया कि ये जो स्पेक्ट्रम है इतनी लाइंस मिल रही हैं, इससे किसी एटम या एलिमेंट का स्पेक्ट्रम कौन सा लिया जाता है, एमिशन स्पेक्ट्रम काम में लिया जाता है। आपकी बात मान ली, लेकिन सर हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम में बात समझ नहीं आ रही कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये लाइंस इतनी ज्यादा कहां से आ गई। देखना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि सर आपने बताया कि हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या तो एनर्जी या लाइट का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करके हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, या हाई एनर्जी से लो एनर्जी लेवल्स में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, लाइन या तो क्या आनी चाहिए, एक ही आनी चाहिए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लाइन एक आनी चाहिए, लेकिन इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की अगर बात की जाए तो लाइन क्या आती है, एक से ज्यादा आती है। इतनी लाइंस कहां से आ गई, इलेक्ट्रॉन जब एक ही है तो इतनी लाइंस कहां से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा बेसिकली से क्या होता है, अपना नॉलेज और बढ़ जाता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इतनी लाइंस कहां से आ गई। तो मैं इसके लिए आंसर देना चाहूंगा कि जब भी किसी एटम या मॉलिक्यूल का, जब भी किसी एटम या मॉलिक्यूल का क्या लिया जाता है, स्पेक्ट्रा लिया जाता है, स्पेक्ट्रा लिया जाता है, तो किसी सिंगल एटम या मॉलिक्यूल की बात नहीं की जाती। किसी सिंगल, ऐसे बोल दें कि हाइड्रोजन के एक एटम के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए इमिशन स्पेक्ट्रम निकालो, एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो ये बात क्या होगी, गलत होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पेक्ट्रम में काम में लिया जाता है वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट लिया जाता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एटम। इसका मतलब जब भी स्पेक्ट्रा लिया जाएगा वहां पे समूह में क्या लिए जाएंगे, उन ग्रुप्स या तत्वों का समूह लिया जाता है, उन्हें परमाणुओं का समूह लिया जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के जब स्पेक्ट्रम की बात की जाएगी तो सिंगल हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात नहीं की जाएगी। वहां पे कितने होंगे, ग्रुप ऑफ एलिमेंट या एटम, बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे, उन हाइड्रोजन का कंबाइंड फॉर्म से क्या निकलेगा, एक स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसमें इतनी लाइंस देखने को मिलती हैं। तो अपने को क्या ध्यान में रखना है कि जब भी स्पेक्ट्रम लिया जाता है किसी एटम या मॉलिक्यूल का, तो सिंगल एटम या मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम बोलना सही नहीं होगा। ग्रुप ऑफ एलिमेंट या एटम क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है, जिसके कारण अपने को इतनी लाइंस देखने को मिलेगी। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता तो अपने को इतनी लाइन ज्यादा देखने को नहीं मिलती। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले किसी एटम या मॉलिक्यूल या इनके लिए क्या नहीं मिलता, स्पेक्ट्रम नहीं मिलता। स्पेक्ट्रम लिया जाएगा तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट की बातें होगी। इसको उतार ले आप, उसके बाद अपने नेक्स्ट बातें करते हैं इससे रिलेटेड। चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ इमिशन स्पेक्ट्रा से रिलेटेड, साइंटिस्ट ने और क्या क्या बातें बोली, क्या क्या डिफाइन किया इनके लिए, उसकी अपन चर्चा करेंगे हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। तो देखना, तो साइंटिस्ट थे एक तो लाइमर, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पिफेंड और हम्फ्री। जो साइंटिस्ट थे इन लोगों ने क्या बताया
कि ये जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का, जो स्पेक्ट्रम होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, इसमें क्या होता है देखना ध्यान से। इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन के लिए, इसमें क्या होता है, अलग अलग लाइंस मिलती है अपने को, क्या मिलती हैं, अलग अलग लाइंस देखने को मिलती है। अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखना इसी से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। जब नंबर ऑफ सेल की बात करूँ, इन्होंने अपने नंबर ऑफ सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, लाइट इमिट करके आ रहा था, अलग अलग सेल के अकॉर्डिंग अलग अलग साइंटिस्ट का नाम पड़ गया और उनके अकॉर्डिंग ही क्या पड़ गया, उनकी सीरीज लाइंस का नाम दे दिया गया। तो देखना इन्होंने क्या बताया, ये जो n है, n यहाँ पे क्या है, इंटीजर नंबर, n क्या है, इंटीजर नंबर, n यहाँ पे क्या है, इंटीजर नंबर। ये जो इंटीजर नंबर है इनके लिए क्या होता है, अगर कोई लाइन, किसी भी लाइन की बात कर लो आप, जैसे लाइनमैन की बात करूं, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पिफंड, इसे किसी भी लाइन की बात कर लो, किसी भी सीरीज की लाइन की बात करोगे तो उसके लिए इन सभी ने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि ये जो n इंटीजर नंबर है, इस n इंटीजर नंबर के लिए वेवलेंथ क्या होती है, सभी की अलग अलग आती है। वेवलेंथ क्या आती है, अलग आती है। वेवलेंथ अलग अलग आने का मतलब देखना ध्यान से, मैंने कहा जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, इसमें अगर एनर्जी डिफरेंस होगी, इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग लाइन के लिए एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। जब एनर्जी अलग होगी इसका मतलब क्या हुआ, उसकी वेवलेंथ भी अलग अलग हो गई, उसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग हो गई। तो इस वेवलेंथ का जो कंक्लूजन था, इस वेवलेंथ को निकाला गया था इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर। ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एमिशन स्पेक्ट्रम है, इसके आधार पर क्या निकाली गई, इनकी वेवलेंथ निकाली गई कि अलग अलग इंटीजर नंबर के लिए क्या आ रही है, वेवलेंथ है अलग अलग आ रही है। तो अब मैं बात करूंगा ये जो कंक्लूजन निकाला गया कि वेवलेंथ इनकी अलग अलग इंटीजर नंबर के अकॉर्डिंग है, क्या फॉर्मूला इनका एक्सप्रेशन क्या दिया गया सभी साइंटिस्ट का, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा अपन बात करें वेवलेंथ की, इन सभी इंटीजर नंबर के लिए वेवलेंथ अलग अलग कैसे होती है, जो एक्सप्रेशन दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा उसकी बात करेंगे। देखना तो अपनी बात चल रही है कि एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए इमिशन स्पेक्ट्रा जनरली क्या होता है, फेवरेबल होता है। इमिशन स्पेक्ट्रम कब मिलता है, जब किसी एटम या इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, एक्साइटेड किया जाता है, एक्साइटमेंट किया जाता है। किसके द्वारा, या तो सोर्स क्या होगा, ये अपनी बात हो चुकी थी, या तो सोर्स क्या होगा, हाई टेम्परेचर, या क्या होगा हाई हीट, या क्या होगा लाइट का इंसिडेंट। लाइट इंसिडेंट से भी क्या हो सकता है, कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, एक्साइटेड हो सकता है और हाई एनर्जी लेवल्स में चला जाएगा, जिसके कारण वो यहाँ पे क्या होता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल होने से वापस आएगा लो एनर्जी लेवल्स, जिसके कारण स्पेक्ट्रम मिलेगा, वो कौन सा होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो मैंने कहा यहाँ पे सोर्स कौन कौन से ले लिए, लाइट इंसिडेंट करवा दी या हाई हीट पे करवा दिया, हाई टेम्परेचर देख के क्या भेज दिया, इससे एटम या इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आयन को क्या भेज दिया, हाई एनर्जी लेवल्स में भेज दिया, जहाँ पे वो अनस्टेबल होगा। तो जब बात की जाए एक्साइटमेंट की, मैंने कहा इमिशन स्पेक्ट्रम किससे मिलता है, किसी एटम, आयन या मॉलिक्यूल के एक्साइटमेंट करवाना पड़ेगा, पहले क्या करवाना पड़ेगा, उसका उत्तेजन करवाना पड़ेगा, किसके द्वारा, हाई टेम्परेचर, हाई हीट और लाइट इंसिडेंट के द्वारा। जैसे मैंने मान लिया ये दो एनर्जी लेवल्स हैं, ये दो एनर्जी लेवल्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ N1, इसको मैं बोल देता हूँ N2। तो N1 क्या है, लो एनर्जी लेवल्स, N2 क्या है, हाई एनर्जी लेवल। देखना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, अपने इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें, मैंने कहा इमिशन स्पेक्ट्रम तभी मिलता है जब किसी एटम, आयन या मॉलिक्यूल का क्या होता हो, एक्साइटमेंट होता हो। एक्साइटमेंट किसके द्वारा होता है, सोर्स कौन कौन से हैं, हाई टेम्परेचर, हाई हीट और लाइट इंसिडेंट के द्वारा क्या होता है, एक्साइटमेंट। तो देखना एक्साइटमेंट की जब बात की जाए, इसका मतलब कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल, कोई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हाई एनर्जी लेवल्स में जाएगा। हाई एनर्जी लेवल्स में जब जाता है इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्साइट हो गया। अब ये एक्साइट होने के बाद इस हाई एनर्जी लेवल्स में क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने के कारण वापस कहाँ आएगा, अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। तो इमिशन करेगा किसका, लाइट का इमिशन करेगा, तो जिसके कारण जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कौन सा होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला ये जो इंटीजर नंबर होती है, जो एनर्जी लेवल्स बोले जाते हैं, इनके लिए क्या होती है, वेवलेंथ है।
डिफरेंट डिफरेंट आती है, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या था उसके मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए इसी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर अपने को इन दोनों एनर्जी लेवल्स के N1 और N2, N1 एनर्जी लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए एनर्जी कितनी बोल दूं E1। N2 हाई एनर्जी लेवल्स के लिए इसकी एनर्जी कितनी बोल देता हूँ, कंसीडर कर ली मैंने E2। तो N1 सेल के लिए कितनी एनर्जी E1, N2 सेल के लिए एनर्जी E2। अब देखना अगर इन दोनों के बीच का अपने को डिफरेंस पता लग जाए तो ये अपन पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो कोई एटम आयन या मॉलिक्यूल है, मैटर है, उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्प्शन करके वो हाई एनर्जी लेवल्स में चला गया। अगर इन दोनों के बीच का अपने को डिफरेंस पता लग जाए तो क्या होगा, अपने बता सकते हैं कि इस एटम आयन या मॉलिक्यूल ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके इसका एक्साइटेशन हुआ है। तो देखना यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एनर्जी डिफरेंस किसके इक्वल होगा, जो एब्जॉर्प्शन एनर्जी है, इसका एक्साइटमेंट कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसकी मैं बात कर रहा हूं। यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। देखना इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस, जिसको मैं क्या बोल देता हूं, डेल्टा ई। इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस, जिसको मैं क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डेल्टा ई। ये डेल्टा ई किसको रिप्रेजेंट करेगा कि साइन या एटम ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके इसका एक्साइटमेंट हुआ है। तो देखना डेल्टा ई की मैं बात कर रहा हूं। डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंस की जब भी बात की जाती है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ से क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल्स में चला गया, तो ज्यादा एनर्जी माइनस से कम एनर्जी। तो देखना E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, इसका मतलब क्या हुआ, देखना ये किसी सेल जिसकी मैंने हाई एनर्जी लेवल्स की एनर्जी मानी थी E2 और ये लोअर एनर्जी, इसको डिफाइन कर दिया, डिफरेंस ले लिया दोनों का। तो अब देखना क्या होगा, डेल्टा ई का मतलब क्या है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, फोटोन की एनर्जी, फोटॉन्स एनर्जी। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, डेल्टा ई, जिसमें बेसिकली डिफरेंस अपने को पता चल गया कि कोई आयन या मॉलिक्यूल जिसने क्या किया, किसी फोटोन को एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल्स में चला गया, जब ये हाई एनर्जी लेवल से वापस लो एनर्जी लेवल्स में आता है तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कौन सा होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो देखना जो वेवलेंथ एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सबसे पहले एनर्जी से अपन डिफरेंस ले लिया। अब ये जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई एनर्जी की अपने बात की थी, किसी भी सेल में इस एनर्जी की बात करो, इवन फर्स्ट सेल में E2 किसी कोई भी एनर्जी लेवल है, हाई एनर्जी लेवल अपने को नहीं पता एनर्जी लेवल से कौन सा है, मैंने जिसको क्या कंसीडर किया N2। इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इसकी एनर्जी कितनी है, ज्यादा है। N2 किसी N2 सेल के लिए एनर्जी कितनी होती है, मैंने बताया था किसी भी सेल के लिए N सेल के लिए एनर्जी कितनी बोली जाती है, किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी बोली जाती है, माइनस 2 स्क्वायर M E4 Z² अपॉन क्या बोला जाता है, N² H²। ये क्या बोली जाती है, किसी N सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, एनर्जी होती है। अपन इसकी बात कर ली थी पिछले लेक्चर्स में कि किसी N सेल के लिए एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है इलेक्ट्रॉन की, उसकी मैं बात कर ली, 2 स्क्वायर M E4 Z² अपॉन N² H²। अब देखना सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इस N2, अपन ने कंसिडर क्या किया, N2 और N1 हाई एनर्जी लेवल और लो एनर्जी लेवल। तो इस 2 के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, N2। देखना ध्यान से, बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। उसके बाद ये क्या हो गया, किसी N2 हाई एनर्जी लेवल्स के लिए क्या हो गया, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। अब देखना इसको पीछे देख लेना कैसे आया, कैसे इसके अपने कैलकुलेशन बात कर ली थी, माइनस, अब ये जो साइन माइनस, इसके बाद अब क्या होगा, E1 का मतलब किसी N1 लो एनर्जी लेवल्स के लिए एनर्जी कितनी बोली जाती है, सेम होगी 2 स्क्वायर माइनस की होगी, माइनस 2 स्क्वायर M E4 Z² अपॉन N² H²। तो लो एनर्जी लेवल्स के लिए एनर्जी कितनी होगी, N2 स्क्वायर 2 स्क्वायर M E4 Z² अपॉन N2² H², सेम ही होगी। फर्क कितना होगा, यहाँ पे N2 इस हाई एनर्जी लेवल्स की बात करें और किसकी बात करें, लो एनर्जी लेवल्स की, तो N2 की जगह क्या आ जाएगा, N1। एनर्जी बिल्कुल सेम है। अब देखना किसी फोटोन की एनर्जी क्या बोली जाती है, डेल्टा ई, या डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ई इक्वल टू बोला जाता है एच म्यू। किसी फोटोन की एनर्जी क्या बोली जाती है, डेल्टा ई इक्वल टू एच म्यू। तो इस डेल्टा ई की जगह में क्या रख देता हूँ, एच म्यू इक्वल टू क्या होगा, देखना इसको सोल्व करने का तरीका कैसे होता है, 2 स्क्वायर M E4 Z² और कॉमन क्या आ रहा है, H²। इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, देखना कैसे, 2 स्क्वायर M E4
जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब क्या बचा देखना, ये जो माइनस ये माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, शेष बच जाएगा 1/n2 स्क्वायर। कैसे बचा देखना ध्यान से, इस वैल्यू को मैंने सबसे पहले लिख दिया जिसमें कॉमन, जो दोनों में कॉमन क्या है, 2 स्क्वायर me4z स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। अब क्या बचा, 1/n1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/n1 स्क्वायर प्लस का माइनस क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू तो क्या हो गई, कॉमन आ गई, यहाँ पे क्या आ गई, ये इतनी वैल्यू तो क्या आ गई, इन दोनों में कॉमन है। ये वैल्यू कॉमन आने के बाद क्या बचा, यहाँ पे माइनस की 1/n2 स्क्वायर। तो देखना अब इस h और म्यू की अगर मैं बात करूं तो म्यू इजिकल टू क्या होता है, म्यू इजिकल टू सी अपॉन लैम्डा। इस म्यू की जगह मैं क्या रख देता हूं, देखना ध्यान से, इस म्यू की जगह मैं क्या रख देता हूं, सी अपॉन लैम्डा इजिकल टू क्या होगा, 2 स्क्वायर म्यू इजिकल टू सी बाय लैम्डा। इसको ध्यान में रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म्यू इजिकल टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा। इस म्यू की जगह मैं क्या रख दूं, सी बाय लैम्डा रख दिया। उसके बाद 2 स्क्वायर me4z स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 और n1 क्या है, n1 क्या है यहाँ पे लो एनर्जी लेवल, n2 क्या है कोई भी हाई एनर्जी लेवल। अब देखना यहाँ से क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, इस HC को यहाँ पे ले जाऊं तो क्या बचेगा देखना, 1/लैम्डा इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर me4z स्क्वायर अपॉन h क्यूब, CH क्यूब आ जाएगा क्योंकि HC कहाँ चला गया, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में, और आगे अपना सेम टू सेम 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, ये जो वेवलेंथ है n1 और n2 अपनी क्या हो गई, इंटीजर नंबर हो गए, लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल्स। इंटीजर नंबर के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था हाइड्रोजन एटम के इमिशन स्पेक्ट्रम के लिए, तो साइंटिस्ट ने क्या बताया, इस n1 और n2 इंटीजर नंबर के लिए क्या होता है, वेवलेंथ अलग अलग आती है। जैसे जैसे इस इंटीजर नंबर की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, इस लैम्डा की वैल्यू वेवलेंथ भी क्या होगी, चेंज होगी। तो वेव एक्सप्रेशन किस तरीके का हो गया, 1/लैम्डा इजिकल टू 2 स्क्वायर me4z स्क्वायर अपॉन h क्यूब c 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो एक्सपेरिमेंटल के आधार पर ये फॉर्मूला दिया गया था जिसमें बताया कि अलग अलग इंटीजर नंबर के लिए क्या होता है, वेवलेंथ अलग अलग आएगी, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग इंटीजर नंबर के लिए अलग अलग होगी। तो एक्सपेरिमेंटल में एक्सप्रेशन व्यू इस तरीके का था। साइंटिस्ट जो लाइनमैन, बामर, पास्कल, रैकेटफुंड ने जो दिया था, उसके बाद एक साइंटिस्ट और आया था, वो था रिडबर्ग। इनके बाद जो साइंटिस्ट आया उन्होंने क्या किया, इस फॉर्मूले में क्या किया, थोड़ा मॉडिफाइड किया। मॉडिफाइड क्या था उसकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप इसको उतार लें कि इंटीजर नंबर के आधार पर वेवलेंथ कैसे चेंज होती है। अगर ये इंटीजर नंबर यहाँ पे चेंज होंगे तो वेवलेंथ भी क्या होगी, चेंज होगी। तो सबसे पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। साइंटिस्ट रिडबर्ग की बात करेंगे, उसने कैसे इसमें क्या किया, मॉडिफाइड किया था, उसकी अपन चर्चा करेंगे। देखना चलिए, तो इन साइंटिस्ट के बाद में कौन सा साइंटिस्ट आया था, रिडबर्ग। रिडबर्ग ने क्या किया, ये जो साइंटिस्ट ने बोल के गए थे, एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया था कि अलग अलग इंटीजर नंबर के लिए वेवलेंथ क्या होगी, अलग होगी। इसी के अकॉर्डिंग इसका मॉडिफाइड फॉर्म किसने बताया था, रिडबर्ग ने। रिडबर्ग एक तरीके का साइंटिस्ट था। तो इन्होंने क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन दिया था इन लोगों ने, एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया, इसने मॉडिफाइड किया। मॉडिफाइड किस तरीके का था देखना, 1/लैम्डा। इसने भी क्या बोला था, जो इंटीजर नंबर है, अगर ये इंटीजर नंबर चेंज होंगे तो अलग अलग इंटीजर नंबर के लिए क्या होगी, वेवलेंथ चेंज होगी। किसके लिए बोला था, हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम के लिए। तो इसने क्या बताया, 1/लैम्डा। इसने क्या किया, 2 स्क्वायर me4z स्क्वायर अपॉन CH क्यूब 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2
n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। इसने मॉडिफाइड क्या किया, ये जो वैल्यू है 2 पाई स्क्वायर me4 ch क्यूब, इस वैल्यू को इसने क्या नाम दे दिया, अपने नाम के अकॉर्डिंग इसने कांस्टेंट बना लिया, रिडबर्ग कांस्टेंट। इसने क्या बना लिया, अपने नाम के अकॉर्डिंग इतना ही मॉडिफाइड किया कि इस वैल्यू को इसने क्या दे दिया, रिडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू मान लिया। रिडबर्ग कांस्टेंट किसको बोला, 2 पाई स्क्वायर me4 ch क्यूब। जब इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की जाती है तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी बोली थी, 109,737 सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों, क्योंकि जब 2 पाई स्क्वायर me4 ch क्यूब को यहाँ सॉल्व करेंगे, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम या -31 है किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.67 10⁻19 कूलम। देखना इस h की जगह c क्या होता है, लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। h क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, h की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये किसकी वैल्यू होती है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू। जब इस वैल्यू को पूरी को सोल्व किया जाता है तो वैल्यू कितनी आती है 109,737 सेंटीमीटर इनवर्स। इस वैल्यू को ध्यान में रखना, टाइप ऑफ क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे रिडबर्ग से रिलेटेड, जब अपन अलग अलग इंटीजर नंबर के लिए क्या निकालेंगे, वेवलेंथ निकालेंगे, तो डायरेक्ट उसमें r की जगह क्या रख देंगे 109,737 सेंटीमीटर इनवर्स। या इसको अगर रिडबर्ग का रिवर्स अगर मैं बात करूं, रिडबर्ग के रिवर्स की अगर बात की जाए, इसका मतलब क्या हुआ 1 दिस वैल्यू, तो कितना आती है 912 एंगस्ट्रॉम में आती है वैल्यू। कैसे आती है इसकी मैं बात करूंगा, अभी तो इतना याद रखना कि r इजिकल टू क्या होता है 109,737, 1/r इजिकल टू क्या होता है 912 एंगस्ट्रॉम। तो इसको सबसे पहले आप इसको उतार ले। जो मॉडिफाइड फॉर्म था साइंटिस्ट रिडबर्ग ने इसके बारे में बताया, फॉर्मूला सेम था, इसकी जगह ये जो वैल्यू है इसकी जगह इसने क्या नाम दे दिया, रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिसको किससे डोनेट किया जाता है, डिनोट है r से डिनोट किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया 1/λ इजिकल टू क्या हो गया, रिडबर्ग कांस्टेंट r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इसने इतना ही मॉडिफाइड किया कि इस वैल्यू की जगह इसने अपना कांस्टेंट दे दिया रिडबर्ग कांस्टेंट। इसने भी बोला था n इंटीजर नंबर के लिए क्या होगी वेवलेंथ अलग अलग होगी। इसको आप पहले उतार ले, उसके बाद इसके आगे की चर्चा करते हैं। अपने को जनरली क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि अलग अलग इंटीजर नंबर को अलग अलग इस एमिशन हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होंगी, अलग अलग लाइंस के लिए अपने को क्या पूछ लेगा, वेवलेंथ पूछ लेगा, फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, एनर्जी पूछ लेगा, उस तरीके की बातें करेगा, उसकी अपन चर्चा करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अभी तो मैंने एक्सप्रेशन बता दिया, ये एक्सप्रेशन किसका था, रिडबर्ग का। ये एक्सप्रेशन किसका था, जो साइंटिस्ट थे 5-6 साइंटिस्ट थे वो, उनकी बात मैंने कर ली कि अलग अलग इंटीजर नंबर के लिए वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। चलिए अब अपन बात करते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई 109,737। उस वैल्यू को सोल्व करने के बाद 912 कहां से आया उसकी मैं बात कर रहा हूं। देखिएगा तो क्या बताना था, r इजिकल टू क्या होता है 109,737 सेंटीमीटर इनवर्स। अपने को 1/r की वैल्यू 912 कैसे आई वो कैलकुलेट करनी है। 1/r का मतलब क्या हो गया, 1/r का मतलब r की वैल्यू कितनी है 109,737 सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू है। सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन में है तो उसको ऊपर ले गया, सेंटीमीटर हो गई। अब बात की जाए सेंटीमीटर इनवर्स और एंगस्ट्रॉम में क्या डिफरेंस होता है, इसकी अपन चर्चा करेंगे, देखना ध्यान से। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या बोला जाता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10
10 मीटर, इसका मतलब 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। अपने को क्या चाहिए, सेंटीमीटर की जगह एंगस्ट्रॉम में चाहिए। तो मैं कह दूं अगर 1 सेंटीमीटर की मैं बात करूं तो क्या होगा, 1/10⁻⁸ एंगस्ट्रॉम, या इसको मैं क्या बोल दूं 1/10 कितनी होगी 10⁻⁸ ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी वैल्यू 10⁸ एंगस्ट्रॉम। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10⁸ एंगस्ट्रॉम होती है। तो देखना अगर मैं बात करूं इस फॉर्मूले में 1 सेंटीमीटर की जगह मैं क्या रख देता हूं 10⁸ एंगस्ट्रॉम, 10⁸ एंगस्ट्रॉम। तो इस वैल्यू में 10⁸ में किसका भाग देंगे 109737 का भाग देते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे लगभग कितनी वैल्यू आएगी 912 एंगस्ट्रॉम। भाग दे के देख लेना चाहिए। ये जो वैल्यू आती है 1/r, तो ये वैल्यू किसकी हो गई 1/r। अपने अभी क्या किया 1/r, तो 1/r इक्वल टू क्या बोला जाता है 912 एंगस्ट्रॉम। कैसे आती है मैंने उसकी चर्चा कर ली, इसको आप उतार लें। अगर ये इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो उसको आप उतार लें। उसके बाद अपन नेक्स्ट करते हैं इसमें। चलिए ये तो बात हो गई वे ऑफ एक्सप्रेशन। रिडबर्ग का एक्सप्रेशन क्या था, साइंटिस्ट का एक्सप्रेशन है, वेवलेंथ को लेकर क्या था उसकी बातें हो गई। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं उसकी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। क्या क्या पूछ सकता है क्वेश्चन की थोड़ी सी बात कर लेता हूं, देखिएगा ध्यान से। देखना एक्सप्रेशन क्या आया वेवलेंथ का 1/λ r/z² 1/n1² -1/n2²। तो किसी भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के इमिशन स्पेक्ट्रम की लाइन की अगर बात करें तो n1 और n2 लिखने का तरीका, n1 और n2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी उसकी मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं। देखिएगा नोट लगा के लिख लें आप लोग। n1 और n2 को मैं यहाँ पे थोड़ा ओपनली बता रहा हूं, देखना ध्यान से। n1 क्या होता है, n1 और n2 की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले बात आती है n1 क्या है, लो एनर्जी लेवल्स। जैसे किसी भी सीरीज की बात करें तो मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो सीरीज के नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या रख दिया गया था, n1 की वैल्यू रखनी है अपने को सीरीज नेम। सीरीज नेम के अकॉर्डिंग जितनी भी वैल्यू आती है इनकी, जैसे मैं बात करूं लाइमन सीरीज, सबसे पहले बात आती है लाइमन, उसके बाद बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पिफन, हम्फ्री। इनके लिए अगर मैं बात करूं कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से कहाँ आता है, अगर n इक्वल टू फर्स्ट सेल में आता है तो वो उसका क्या कहलाएगा n1। कैसे कैलकुलेट होगी वेवलेंथ उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो n1 क्या होता है उसकी बात कर रहा हूं। n1 किसी अपने को किसी भी लाइन के लिए क्या पूछ लेता है, अगर वेवलेंथ पूछ लेगा तो n1 का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, सीरीज के नेम के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होगी, सीरीज के नेम के अकॉर्डिंग। लाइमन सीरीज का मतलब क्या हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ आता हो फर्स्ट सेल में, बामर का मतलब सेकंड सेल में, पास्टन का मतलब थर्ड सेल में, इसका मतलब फोर्थ सेल में, पिफन का मतलब फिफ्थ में, इसका मतलब सिक्स सेल में। तो इसके जो सीरीज है इसको क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट, पिफन सीरीज और हम्फ्री सीरीज। तो सीरीज के नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे n1 की वैल्यू बोली जाएगी। तो सीरीज के नेम के अकॉर्डिंग क्या हो गया, लाइमन सीरीज में n1 की वैल्यू कितनी बोली जाएगी 1। तो लाइमन सीरीज के लिए कितनी बोली जा रही है n1 इक्वल टू 1। बामर के लिए कितनी बोली जा रही है n1 इक्वल टू 2। पास्टन के लिए n1 इक्वल टू कितनी बोली जाएगी 3। ब्रैकेट के लिए कितनी बोली जाएगी n1 इक्वल टू 4। पिफन के लिए कितनी बोली जाएगी n1 इक्वल टू 5। हम्फ्री के लिए कितनी बोली जाएगी n1 इक्वल टू 6। तो ये तो n1 की वैल्यू होगी। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे अपने को बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जब भी वेवलेंथ पूछेगा, किसी भी लाइन की वेवलेंथ पूछेगा तो उसमें लैम्डा में n1 और n1 अपने को n2 दोनों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बात की n1 क्या होती है, किसी सीरीज के नेम के अकॉर्डिंग क्या होती है n1 की वैल्यू रखनी होती है। अब बात आती है n2 की, इसको उतार लें। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, n2 की।
N2 क्या होता है देखना, N2 की जो वैल्यू होती है वो बताई जाती है किसके आधार पर, लाइन ऑफ सीरीज के आधार पर। किसके आधार पर, लाइन ऑफ सीरीज के आधार पर। किसके आधार पर बताई जाती है, फर्स्ट तो बताई जाती थी सीरीज के नाम के आधार पर, सेकंड अपना N2 क्या है, लाइन ऑफ सीरीज के आधार पर। किसी भी सीरीज की जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू डिसाइड होगी, N2 की वैल्यू। कैसे होगी मैं बात कर रहा हूं, देखना ध्यान से। N2 क्या है, हाई एनर्जी लेवल्स है। जैसे मैं बात करूं किसी इमिशन स्पेक्ट्रम की, जैसे सिंपल मैं लाइमन से बता रहा हूँ, 1 2 3 लाइमन में समझा देता हूँ, बाकी में इजीली समझ में आ जाएगा आप लोगों को, इतनी बड़ी कोई दिक्कतें नहीं होगी। देखना मैंने कहा हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, अगर फर्स्ट सेल में आता है तो वो सीरीज कौन सी होगी, लाइमन सीरीज। सेकंड में आता है तो अलग अलग अपन ने बात कर ली थी, तो लाइमन सीरीज ये हो गई लाइमन सीरीज। जब सेकंड से फर्स्ट में आता है तो ये कौन सी हो गई, इस लाइमन की प्रथम रेखा। लाइमन सीरीज की प्रथम रेखा क्या हो गई, 2 से 1। रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लेना, ये जो लाइन है ऐसे देखना, फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, इस सीरीज की ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये फिफ्थ लाइन। तो ऐसे क्वेश्चन में दे दे कि लाइमन सीरीज की प्रथम रेखा का मतलब क्या है, लाइमन सीरीज की प्रथम रेखा होगी n = 2 से n = 1 में कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में आ रहा है, इसका मतलब कौन सी कहलाती है, लाइमन की फर्स्ट रेखा। तो मैंने कहा N2 की वैल्यू किसके द्वारा डिसाइड होगी, लाइन ऑफ सीरीज, इस लाइन ऑफ सीरीज के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। तो देखना कैसे होगी। अगर मैं बात करूं लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, तो लाइमन सीरीज के नेम के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपने क्या चेक करेंगे, लाइमन सीरीज दे रखी है, इसका मतलब N1 की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग दी जाती है, सीरीज के नेम के अकॉर्डिंग। तो लाइमन सीरीज है, इसका मतलब है n = क्या हो गया, 1। तो यहाँ पे N1 भी क्या होगा, 1 होगा। तो मैंने कहा N1 किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, किसी सीरीज के नाम के आधार पर अपन पता कर सकते हैं। अब बात आती है N2 की, लाइन ऑफ सीरीज का मतलब N2 यहाँ पे कितना होगा, देखना N2 का मतलब है इस जो सीरीज है इसमें कौन सी लाइन पूछी है, इसने फर्स्ट लाइन पूछी है। फर्स्ट लाइन का मतलब यहाँ पे अपन चेक करेंगे, ये फर्स्ट लाइन कौन सी है, 2 से 1। तो ये जो N2 क्या था अपना, हाई एनर्जी लेवल था। हाई एनर्जी लेवल्स, ये तो बात हो गई N1 की, ये बात हो गई N2 की। हाई एनर्जी लेवल्स में कौन सा है, फर्स्ट लाइन की बात हो रही है, तो हाई एनर्जी लेवल्स कौन सा होगा, 2। n = 2 का क्या बोलेंगे, N2 = 2। तो हाई एनर्जी लेवल्स किसके अकॉर्डिंग बोला जाती है, लाइन ऑफ सीरीज। लाइन ऑफ सीरीज है, किस लाइन की बात कर रहा है, जिस सीरीज की बात कर रहा है उसमें लाइन कौन सी दी रखी है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग। ये मैंने सिंपल एग्जांपल लिया कि अपने को अगर लाइमन सीरीज की फर्स्ट रेखा, फर्स्ट लाइन की अगर बात करें, फर्स्ट रेखा की बात करें, तो अपने को क्या बताना है, N1 = 1, N2 = 2। इसी तरीके से अपने को क्या पूछ ले, लाइमन सीरीज की जैसे थर्ड लाइन पूछ ले, क्या पूछ ले, थर्ड लाइन। देखना थर्ड लाइन कौन सी है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड का मतलब लाइमन सीरीज है, इसका मतलब क्या होगा, सीरीज के नेम के अकॉर्डिंग N1, इसका मतलब N1 क्या होगा, 1। थर्ड लाइन देखना 1 2 3, इसका मतलब n = 4 से n = 1 में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो हाई एनर्जी लेवल से N2 हो गया कौन सा, ये 4। थर्ड लाइन का मतलब क्या हो गया, हाई एनर्जी लेवल कौन सा हो गया, 4। N2 = क्या हो जाएगा, 4। तो इस तरीके से N2 की वैल्यू डिसाइड होती है कि जो लाइन ऑफ सीरीज है उसके अकॉर्डिंग N2 की वैल्यू डिसाइड होगी, और सीरीज के नेम के अकॉर्डिंग N1 की वैल्यू डिसाइड होगी। टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसकी भी अपन बात कर लेंगे, इसको आप पहले उतार लें। चलिए अब देखना, ये तो हो गया अपना फॉर्मूला, वेवलेंथ कैसे निकाली जाती है। उसमें कुछ क्वेश्चन में कई बार ऐसे डायरेक्ट नहीं देता कि सेल से सेल के लिए क्या निकालनी है, इंटीजर नंबर नहीं देता, अपने को पहचानना होता है क्वेश्चन में। वो थ्योरी के रूप में देगा कि लाइमन सीरीज की ये वैल्यू अधिकतम ऊर्जा वाली लाइन के लिए निकालो वेवलेंथ, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब देखना कई बार क्या पूछता है, इस वेवलेंथ की जगह अपने को क्या दे देता है क्वेश्चन में, जैसे वेव नंबर बताओ,
या क्या पूछ लेता है, फ्रीक्वेंसी बताओ। इस लैम्डा की जगह, वेवलेंथ की जगह क्या पूछ लेता है, फ्रीक्वेंसी बताओ, वेव नंबर बताओ। तो इसी फॉर्मूले को अपन इनके टर्म में देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगी, इनका एक्सप्रेशन क्या होगा। म्यू बार इजिकल टू, ये क्या है, वेव नंबर, इसके किसके इक्वल होती है, 1/, लैम्डा के। म्यू बार क्या होती है, 1/λ। तो 1/λ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू बार। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू होगी, वेव नंबर की वैल्यू होगी। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। म्यू इजिकल टू क्या होता है, c/λ। 1/λ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो 1/λ है इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, चलो अलग से लिख देता हूँ। 1/λ की जगह क्या होगा, c म्यू बार, 1/λ की जगह म्यू बार। तो म्यू की जगह क्या आएगा, सी म्यू बार। सी म्यू बार का मतलब यहाँ पे अगर मैं म्यू बार की जगह क्या रख दूं, म्यू बार इजिकल टू क्या होगा, म्यू बाय सी, म्यू बाय सी। इस म्यू बार की जगह मैं क्या रख देता हूं, जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूं, इस साइड देखना ध्यान से। देखिएगा, इस म्यू बार की जगह मैं क्या रख रहा हूं, म्यू बाय सी, म्यू बाय सी। और अपना फॉर्मूला क्या है, इजिकल टू आर जेड स्क्वेयर 1/n1² माइनस 1/n2²। अब देखना, म्यू बार इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, म्यू अपॉन सी। अपने को क्या चाहिए, म्यू चाहिए, तो ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। म्यू इजिकल टू क्या होगा, सी आर जेड स्क्वेयर 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये एक्सप्रेशन किसका हो गया। अगर फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो अपने को कैसे बतानी है, c इंटू आर जेड स्क्वेयर 1/n2² माइनस 1/n2²। इस तरीके से वो एक्सप्रेशन पूछ सकता है। म्यू बार पूछ ले, वेव नंबर पूछ ले, वेवलेंथ पूछ ले, फ्रीक्वेंसी पूछ ले, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैंने बता दिया, उसको उतार ले। चलिए अब बात करते हैं अपन इसी फॉर्मूले पर। n1 और n2 की वैल्यू कई बार क्वेश्चन में क्या दे देता है, डायरेक्ट नहीं देता, अपने को पहचानना होता है कि किसकी बात कर रहा है। तो देखिएगा, डायरेक्ट नहीं पहचानने का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखिए n1 और n2 या तो अपने को दे देगा क्वेश्चन में नहीं देगा तो एग्जाम में अपने को पहचानना पड़ता है कि किसकी बात करना चाह रहा है। या तो क्या देगा, किसी भी सीरीज के लिए कोई भी लाइन दे देगा कि बार्मन श्रेणी की प्रथम रेखा की बात करेगा, या बात करेगा किसकी, पास्टन श्रेणी की द्वितीय रेखा की बात करेगा, या लाइमन श्रेणी की चतुर्थ रेखा या फर्स्ट रेखा। इसके अकॉर्डिंग अपने को क्या पहचानना होता है, n1 और n2 की वैल्यू। कई बार क्या पूछता है, देखिएगा, कई बार क्वेश्चन में ऐसे दे देता है अंतिम रेखा के लिए। कई बार क्वेश्चन में क्या आता है, अंतिम रेखा। अंतिम रेखा का मतलब क्या होया, लास्ट लाइन। किसी भी सीरीज के लिए लास्ट लाइन का मतलब क्या है, उसके लिए n1 और n2 की वैल्यू कितनी होगी। तो क्वेश्चन में या तो क्या देगा, लास्ट लाइन, या क्या देगा, अंतिम रेखा या सीमांत रेखा। इसके लिए n1 और n2 की वैल्यू किसी क्वेश्चन में अपने को क्या दे देगा, अंतिम रेखा या सीमांत रेखा किसी भी सीरीज के लिए, सीरीज चाहे लाइमन हो, बार्मन हो, पास्टन हो, ब्रैकेट हो, फुंड हो, किसी भी सीरीज के लिए अंतिम रेखा या सीमांत रेखा को पढ़ने का तरीका क्या होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से, जैसे मैं लाइमन के लिए बता देता हूँ, बाकी के लिए आप इजीली समझ जाओगे। जैसे फर्स्ट सेल में आता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी लेवल से कहाँ आता है, n इजिकल टू फर्स्ट में। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसी तरीके से अनंत सेल से कहाँ सकता है इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल में आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी अनंत सेल से इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, फर्स्ट सेल में आता है। तो वो उस सीरीज की, ये किसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेल में आता है। इसका मतलब सीरीज कौन सी है, लाइमन। इसका मतलब सीरीज कौन सी है, लाइमन। तो जब भी बात करें, किसी भी सीरीज की बात करें, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ लाइमन सीरीज का, तो उसकी अंतिम रेखा या सीमांत रेखा, लास्ट लाइन का मतलब क्या है, लास्ट लाइन का मतलब ये कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत सेल। n इजिकल टू यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेल के लिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, फर्स्ट सेल में आता है, तो वो उसकी कौन सी लाइन होती है, लास्ट लाइन। उसकी लास्ट लाइन का मतलब क्या हो गया, सीरीज के नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या होगी, सीरीज कौन सी है, अगर एग्जांपल इसकी मैं बात कर रहा हूँ, सीरीज कौन सी है, लाइमन सीरीज, का मतलब n1 क्या होगा 1। n2 की बात अगर करूँ किसके लिए, लास्ट लाइन के लिए, लास्ट लाइन के लिए n2 क्या होता है, हाई एनर्जी लेवल्स। लास्ट लाइन अपने देखी कहाँ से आ रही है,
n इज इक्वल टू इनफाइनाइट सेल से आ रही है, तो n2 यहाँ पे क्या माना जाएगा, इनफाइनाइट। तो इस तरीके से अपने को पहचानना होता है n1 और n2 की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या दे देगा, अंतिम रेखा, सीमांत रेखा या लास्ट लाइन दे देता है, तो उसके लिए n1 और n2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है उसकी मैंने बात कर ली, इसको उतार लीजिए। चलिए अब अपन बात करते हैं इसमें, देखना और कैसे रीड आउट करेंगे इसको, n1 और n2 की वैल्यू इंटीजर नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैसे रीड आउट करेंगे क्वेश्चन में, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। रीड आउट करना आ जाएगा, क्वेश्चन अपना इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये जो वेवलेंथ है इससे रिलेटेड क्वेश्चन में दिक्कतें नहीं आएगी। रीड आउट करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या पूछेगा, या तो क्या पूछेगा अधिकतम ऊर्जा वाली, क्या बताओ, अधिकतम ऊर्जा वाली लाइन, या क्या पूछ लेगा मिनिमम ऊर्जा वाली लाइन के लिए n1 और n2 की वैल्यू कैसे डिफाइन होगी। अधिकतम ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी भी अधिकतम होगी, वेव नंबर भी अधिकतम हो गया, लेकिन लैम्डा क्या हो गया, मिनिमम हो गया। इनमें से कोई भी क्वेश्चन में नाम आ जाए, इनके लिए क्या बतानी है, n1 और n2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। या क्या पूछ ले, ई मिनिमम पूछ ले, म्यू बार भी क्या होगा, मिनिमम होगा, वेव नंबर मिनिमम होगा, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मिनिमम होगी, लेकिन लैम्डा क्या होगा यहाँ पे, मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। इसके लिए n1 और n2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखना अधिकतम ऊर्जा के लिए, किसके लिए, अधिकतम ऊर्जा के लिए अपने को क्या बताना है, जो n2 की वैल्यू है। n1 में तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ही नहीं है, जो सीरीज होगी उसके नेम के अकॉर्डिंग बता देंगे n1 की वैल्यू क्या आएगी। जैसे n1 की सीरीज के अकॉर्डिंग नाम बताना है, सीरीज लाइमन सीरीज है तो 1, बामर सीरीज है तो 2, पास्टन सीरीज है तो 3। तो n1 में किसी भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। मेन दिक्कत कहाँ आती है, n2 की पहचान करने में, n2 को रीड आउट करने में दिक्कत आती है। तो सीरीज के नेम के अकॉर्डिंग हो गया कि किसकी वैल्यू कहाँ पे कैसे होगी। n2 में कहाँ दिक्कत आती है, देखना ध्यान से। अधिकतम ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, मैं बात करूं अगर अधिकतम ऊर्जा की, तो मैंने कहा जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे एनर्जी बढ़ेगी। ई मैक्सिमम की बात कर रहा है, चाहे लैम्डा मिनिमम की बात करें, म्यू मैक्स की बात करें, म्यू बार वेव नंबर की अधिकतम की बात करें, इसका मतलब क्या हुआ, अधिकतम एनर्जी का मतलब क्या हुआ, ऐसा सेल जिसकी अधिकतम एनर्जी हो। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट की। n इज इक्वल टू इनफाइनाइट अधिकतम सेल जिसकी अधिकतम ऊर्जा वाला सेल n2, उसके लिए n क्या मानना है अपने को, वैल्यू इनफाइनाइट माननी है। तो जब भी क्वेश्चन में अपने को क्या पूछ ले, अधिकतम ऊर्जा वाली लाइन के लिए n2 की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, इनफाइनाइट मानी जाएगी। अब बात आती है ई मिनिमम के लिए n2 की वैल्यू कितनी होगी। तो ई मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, देखना इससे ई मिनिमम एनर्जी मिनिमम के लिए n2 की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको ऐसे बोला जाता है n1 प्लस 1। ध्यान रखना दोनों को, जब अधिकतम ऊर्जा की लाइन पूछे, अधिकतम ऊर्जा वाली लाइन, तो अपने को क्या बताना है, n2 की वैल्यू इनफाइनाइट बतानी है। जब मिनिमम ऊर्जा वाली लाइन पूछे, n2 की वैल्यू क्या बतानी है, जो n1 की वैल्यू आई है उसमें 1 जोड़ देना। कैसे, देखना जैसे इसने बात कर ली, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इनफाइनाइट आ जाएगी। इनफाइनाइट मानिए किसी अधिकतम ऊर्जा वाली लाइन पूछ रहे, तो इसका मतलब n2 क्या होगा, इनफाइनाइट। अगर मैं ये मिनिमम की बात करूं, जैसे अपने को क्या क्वेश्चन दे दे, लाइनमन की कम ऊर्जा वाली लाइन के लिए n1 और n2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। लाइनमन की कम ऊर्जा वाली लाइन के लिए, लाइनमन की कम ऊर्जा वाली लाइन के लिए n1 और n2 की वैल्यू बतानी है। तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसके अकॉर्डिंग बताया जाता है n1, सीरीज के नेम के अकॉर्डिंग। सीरीज कौन सी है, लाइनमन सीरीज, इसका मतलब n1 क्या होगा, 1। कम ऊर्जा वाली ई मिनिमम के लिए क्या होता है वैल्यू, n2 की n1 प्लस 1। n1 क्या है, n2 की वैल्यू निकालता हूं, देखना n1 प्लस 1। n1 क्या है अपना, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो कम ऊर्जा वाली जो लाइन है उसके लिए क्या होगा, n2 की वैल्यू कितनी होगी, n1 प्लस 1, इसका मतलब है 2 होगी। तो लाइनमन की कम ऊर्जा वाली लाइन के लिए n2 की वैल्यू कितनी आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। तो मैंने कहा अधिकतम ऊर्जा वाली के लिए n2 इनफाइनाइट मानना है, मिनिमम एनर्जी वाली के लिए n2 क्या कैलकुलेट करना है, n1 प्लस 1। चाहे किसी भी सीरीज के लिए हो, उसमें जो n1 होगी
जो अपनी वैल्यू n1 आई है उसके लिए उसमें क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, वैल्यू क्या होगी, n2 होगी। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसकी मैं बात कर लूंगा। ये तो बात हो गई वेव एक्सप्रेशन की, वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है, वेव नंबर कैसे कैलकुलेट होता है, फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये तो बात हो गई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, इमिशन स्पेक्ट्रम की, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की से रिलेटेड कुछ बातें हो गई। इसमें आपको किसी भी तरीके की अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इमिशन स्पेक्ट्रम में जो लाइन्स आती हैं वो कैसे कैलकुलेट होंगी, उनकी संख्या कैसे कैलकुलेट की जाती है, और एग्जाम में इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं उसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपन करेंगे चर्चा नेक्स्ट कंटेंट के साथ है नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।